रेडियो साथ सदा आपके साथ। मैं हूं शिल्पी, आपका स्वागत करती हूं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत सबकी। सेहत सबकी एक ऐसा कार्यक्रम है जो न सिर्फ सेहत की बात करता है। अब देखिए, सेहत की बात तो आपको न्यूज़पेपर में भी मिल जाएगी, मैगजीन में भी मिल जाएगी, या फिर अगर आप पार्क में जाएंगे तो आपके पार्क वाले फ्रेंड भी बात करेंगे कि आजकल ज़रा एसिडिटी रहने लग गई है। तो सेहत की बात तो सभी करते हैं, और सेहत की बात करते करते बहुत सारे नुस्खे भी मिल जाते हैं। लेकिन नुस्खे में और प्रॉपर इलाज में, यानी कि ट्रीटमेंट में क्या अंतर होता है? सुनी सुनाई जानकारी और जानकारी फ्रॉम एन एक्सपर्ट, उसमें क्या अंतर होता है? भ्रांतियों में और तथ्यों में, यानी कि मिथ्स में और फैक्ट्स में क्या अंतर होता है? ये आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से पता चलता है। हमारा कार्यक्रम है सेहत सबकी, आप सबका स्वागत है। और जैसे कि हमेशा से हम सेहत सबकी में बुलाते हैं एक्सपर्ट्स को, आज हमने बुलाया है डॉक्टर रमन माथुर, MD इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट एट ESCC हॉस्पिटल। वो पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं मेदांता हॉस्पिटल से, गुड़गांव से, और इस वक्त बहुत सारा समय निकाल कर, बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। हाय, आई एम डॉक्टर रमन माथुर। जैसे कि मैम ने बताया, मैं MD इमरजेंसी मेडिसिन हूँ, और मैं अभी एट प्रेजेंट इटर्नल हॉस्पिटल ESCC में कंसल्टेंट के तौर पे इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ रेडियो 7 का, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बहुत ही बेसिक मेडिकल इमरजेंसीज के बारे में जानने में रुचि दिखाई। थैंक यू सो मच मैम। क्या बात है। और आपने बड़ा अच्छा सा, ऐसा लगी, सारे डॉक्टर्स इतने अच्छे ओरेटर्स होते हैं क्या? इतने अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं? जी हाँ, काफ़ी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में जाके वी हैव टू स्पीक। तो थोड़ा सा हम भी सीख रहे हैं धीरे धीरे जैसे। नहीं, आप बहुत अच्छा बोले। तो सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि इमरजेंसी मेडिसिन क्या होता है? देखिए, इमरजेंसी मेडिसिन देखा जाए तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है, अगर हम कहें बहुत ब्रीफ तरीके से, तो इट इज़ इंटरेस्टिंग 15 मिनट्स ऑफ एवरी अदर स्पेशलिटी। अच्छा। चाहे कोई भी लीजिए, आप सर्जरी लीजिए, मेडिसिन लीजिए, गायनी लीजिए, पीडियाट्रिक्स लीजिए, हर डिपार्टमेंट में जो इंटरेस्टिंग 15 मिनट्स होते हैं वो हम डील करते हैं हमारे इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर। ये इंटरेस्टिंग क्यों बोला आपने? इंटरेस्टिंग इज वो सिचुएशन जहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर्स हैं वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम वी हैव टू गो इनटू द फ्रंट एंड वी हैव टू डील द सिचुएशन। सो बेसिकली जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन है एवरी डिपार्टमेंट की, वी आर हैंडलिंग दोस इमरजेंसीज। तो आप वो कमांडोज हैं जो इनको इमरजेंसी सिचुएशन में बुलाया जाए। देखा जाए तो यही है कि हम वी आर एट द फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। तो आपने देखा होगा कि हर हॉस्पिटल में फ्रंट में ही इमरजेंसी लिखा हुआ होता है, बिकॉज वी आर द कमांडोज, इफ यू कैन से 24/7 वी आर रेडी टू डील एनी टाइप ऑफ इमरजेंसीज, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की हो, वी आर रेडी टू डील विद इट। क्या बात है। तो इमरजेंसी कंडीशंस जो होती हैं वो बहुत प्रकार की होती हैं। इन इमरजेंसी कंडीशंस के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन माथुर, MD इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट एट ESCC हॉस्पिटल। वो हमें बताने वाले हैं कि कितने टाइप के इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि जनरली हमें जितना पता होता है वो तो यही होती है कि कोई गिर गया या फिर कोई चोट लग गई। और जो बड़ी कंडीशंस होती हैं, जो ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जो कभी भी दस्तक दे सकती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ेस, तो वो वाली जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं हमें बस वही पता होती हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारी इमरजेंसी कंडीशंस होती हैं जिनके बारे में पता करेंगे आज डॉक्टर साहब से। तो इमरजेंसी सिचुएशंस डॉक्टर साहब कितने टाइप की होती हैं? देखिए, मेडिकल इमरजेंसीज एक ऐसी इमरजेंसी है जो कि आप चाहे बस स्टॉप पे हैं, आप रेलवे स्टेशन पे हैं, आप अपने हॉस्पिटल में कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो ये ऐसी मेडिकल इमरजेंसीज हैं जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी होनी ज़रूरी है। अच्छा। और उस मेडिकल इमरजेंसीज को डील करने के लिए भी हमें क्या चीज़ पता होना चाहिए वो भी हमें जानना ज़रूरी है। सो बेसिकली अगर हम देखें इंडियन पॉपुलेशन में, अगर मोस्ट कॉमन इमरजेंसीज की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया इज़ हार्ट अटैक एडल्ट पेशेंट्स में। सो बहुत बेसिक इमरजेंसीज जो हम हॉस्पिटल में रोज डील करते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स आर देयर, अच्छा, वो है हार्ट अटैक। अच्छा। सो हार्ट अटैक के अंदर अगर हम बात करें तो सिम्टम्स जो हैं, आजकल बेसिकली ये डिपार्टमेंट इसलिए है कि हमें छोटा मोटा सिम्टम्स भी अगर है तो इमरजेंसीज ऑलवेज वेलकम्स यू कि आप आए और हमें आगे दिखाएं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम देखें, पेशेंट आता है हमारे पास कि छाती में जलन दिखा रहे हैं, 4-5 दिन से छाती में जलन है, अनईजीनेस है,
पसीने आ रहे हैं, तो बेसिक रूटीन में एक नॉर्मल फेनोमेना होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं चलो कुछ भी नहीं है, गैस की दिक्कत है, हम सोचते हैं गैस की दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, पर जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक्यूट हार्ट अटैक चल रहा है। सो घर पे डूज एंड डोंट्स हम बात करेंगे आगे कि क्या हमें पता होना चाहिए उस बीमारी के बारे में, क्या लक्षण ऐसे हैं जो हम नजरअंदाज करते हैं डेली रूटीन में, बट दैट कुड बी अ मेडिकल इमरजेंसी। अगर हम टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो एक ये बड़ी कैजुअलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। जी, जिस आपने बताया सबसे प्रेवलेंट हार्ट अटैक है, इसके अलावा और कौन कौन सी? इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रोक, जैसे हम बोलते हैं पैरालिसिस होना, लकवा लग जाना, है ना, तो स्ट्रोक भी एक बहुत कॉमन इमरजेंसी है जो हम डे टू डे लाइफ में डील करते हैं। अच्छा। और अगर हम बात करें तो ट्रॉमा, इंडिया के अंदर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं आजकल, और इसकी वजह से मोर्टेलिटी, जो पेशेंट्स मर रहे हैं उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा। वो इसीलिए क्योंकि इमरजेंसी मेडिसिन में एक्सपर्ट्स नहीं है अभी मार्केट में। सो कैसे उस ट्रॉमा को डील करना है, जैसे ही कोई ट्रॉमा पेशेंट आता है, इनिशियली यू हैव 1 गोल्डन आवर। अच्छा। उस 1 घंटे में जो बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल सकता है, अगर वो मिल जाता है तो हम डेफिनेटली पेशेंट को बचा सकते हैं। सो इसीलिए आजकल इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट्स, इमरजेंसी मेडिसिन स्पेशलिस्ट आ गए हैं, जाकि उनको सिर्फ दे आर स्पेशलाइज्ड कि कैसे डील करना है एवरी टाइप ऑफ इमरजेंसीज। मोस्ट कॉमन हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ट्रॉमा, जो कि डे टू डे लाइफ में नंबर ऑफ पेशेंट्स आते हैं। ओके, सो आपने बात की हार्ट अटैक की और पैरालिसिस की, स्ट्रोक जिसे कहते हैं, और आपने बात की ट्रॉमा की। इसके अलावा भी कुछ होते हैं जैसे कि सकरात के सीजन में गिरना पड़ना? ट्रॉमा में इंक्लूड सब हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ट्रॉमा कुड बी फॉल फ्रॉम हाइट, जो कि संक्रांति जैसे मौसम में हमें खूब देखने को मिलते हैं कि छत से गिर गया है बच्चा। पीडियाट्रिक ट्रॉमा ऑल्सो, एडल्ट ट्रॉमा ऑल्सो। सो एक्सीडेंट्स, फॉल फ्रॉम हाइट और स्लिप फ्रॉम बाइक, ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत कॉमनली हमें फेस करना पड़ता है। और जलने वगलने का भी इंसिडेंट, बर्न केसेस भी आते हैं डेफिनेटली, बट वही है कि अगर वही है इनिशियली 1 आवर के अंदर अगर हम ट्रीटमेंट दे देते हैं बेस्ट ना, तो हम वी आर सेटिस्फाइड कि हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं। अच्छा। क्योंकि क्या होता है कुछ हॉस्पिटल्स में दे ऑलवेज वेट फॉर द स्पेशलिस्ट टू कम एंड दे विल कम एंड दे विल डायग्नोस एंड दे विल ट्रीट। तो टाइम जा रहा है, तो हमें टाइम बचाना है। तो गोल्डन आवर जो है वो हमें डायग्नोसिस प्रेशियस है। सो इसीलिए हम इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो वर्क करते हैं, सो हमारा एक ही फॉर्मूला रहता है जी, कि डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट एंड ट्रीटमेंट इज इजी। क्या बात है। अगर आपने डायग्नोसिस कर लिया देन यू नो द ट्रीटमेंट। कहीं जगह ऐसा होता है मोस्टली हमें डायग्नोसिस नहीं मिलता, तो वी आर इन अ ब्लाइंड स्टेज। हम क्या किया जाए, हम तो ब्लाइंडली ट्रीट करते हैं। बट ये इफ वी हैव द नॉलेज, अगर हमने डायग्नोसिस बना लिया तो डेफिनेटली यू विल गेट द ट्रीटमेंट। क्या बात है, ये आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जो अगर पता चल जाए कि डायग्नोसिस क्या दिक्कत क्या है, तो ट्रीटमेंट तो सबको आता है। ट्रीटमेंट सबको पता है। मेन इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस एट द राइट टाइम। राइट। अच्छा, बहुत सारे इमरजेंसी सिचुएशंस के बारे में डॉक्टर साहब ने बात की। ये जो सारी सिचुएशंस हैं वो कितनी प्रेवलेंट हैं इंडिया में और किन किन रीज़न से होती हैं, क्या क्या किया जाए, डूज एंड डोंट्स, इन सब के बारे में बात होगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत सबकी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन माथुर, MD इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट एट ESCC हॉस्पिटल। जितने भी पेशेंट्स आते हैं आपके पास, जैसे कि आपने कहा कि हार्ट डिजीज़ जो है, हार्ट अटैक जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो क्या रीज़न क्या होते हैं? मोस्टली जो इमरजेंसी सिचुएशंस में हार्ट अटैक पेशेंट्स आते हैं, अगर मैं पूछूं कि 70% जो रीज़न होता है या लापरवाही होती है या फिर ओल्ड एज होता है या फिर गलत खान पान या ओबीज, व्हाट इज़ द रीज़न? मैम बेसिकली अगर हम बात करें हार्ट अटैक की या फिर स्ट्रोक की अगर हम बात करें जी, इंडिया एक ऐसी पॉपुलेशन है जहाँ पे सीडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा है। आराम से बैठना, एक्सरसाइजेस नहीं करना और कुछ भी, जैसे आप मार्केट में गए कुछ भी खा लिया चटपटा चीज। सो बेसिकली ये सब आप यू आर ईटिंग द थिंग्स बट वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। सो बेसिकली इंडिया एक ऐसी पॉपुलेशन बन गई है जहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स बहुत हैं। डायबिटिक, हाइपरटेंशन, तो हर तीसरे पेशेंट्स को हम डायग्नोस करते हैं। अच्छा। सो ये सब लाइफस्टाइल जो है, मोस्टली ये लाइफस्टाइल की वजह से ही हमें डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, और ये दोनों चीज़ें मिला के नंबर ऑफ डिजीजेस को वेलकम करती हैं। हार्ट अटैक इसलिए ज़्यादा है मोस्टली ओबीज पेशेंट्स, जो कि बिल्कुल वर्कआउट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, योगा नहीं है। अच्छा। लोगों के पास टाइम नहीं है। मोस्ट कॉमन रीजन जो हम देते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, तो इनकी वजह से सब सिम्टम्स आते हैं।
अगर बात करें डूज एंड डोंट्स की, सबसे पहले बात करते हैं डूज की। अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो अगर हमें थोड़ा भी अनईजीनेस है, एक्सेसिव स्वेटिंग है, चेस्ट में हल्का सा भी पेन है, या मैं कहूँ अनईजीनेस है, घबराहट है, डायबिटिक पेशेंट्स क्या होते हैं उसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जिसे हम बोलते हैं नसें जो होती हैं उनमें इतनी जान नहीं होती है जो कि दर्द को महसूस कर पाए। ओके। सो डायबिटिक पेशेंट्स कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है। अच्छा। उसको पेन एहसास ही नहीं होता पेन का। अच्छा। इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स आपको कुछ गिने चुने सिम्टम्स ही दे सकते हैं, जैसे कि पहला घबराहट हो जाना, अच्छा, अनईजीनेस बहुत ज्यादा हो जाना, या फिर पसीने बहुत ज्यादा आना। होता यह है कि हम डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हमें एकदम से ज्यादा पसीना आता है, हम सोचते हैं शुगर लेवल शायद डाउन हो गई होगी, तो हम क्या करते हैं कुछ थोड़ा सा खान पीन कर लेते हैं घर पे, शुगर खा लिया, ग्लूकोज पी लिया, हम थोड़ी देर में कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हमारा थॉट प्रोसेस क्या हो गया, जब भी पसीने आएंगे, अनईजीनेस आएंगे, हमने ग्लूकोज पिया, नाउ वी आर कंफर्टेबल। बट नहीं करना चाहिए। आपके अंदर हार्ट अटैक चल रहा है। ओहो, ऐसा भी होता है हार्ट अटैक भी में कि चल रहा है कि आपको हार्ट अटैक हुआ है और आप उस सिम्टम्स को नजरअंदाज कर रहे हैं। अच्छा। So, पहली बात करें डोंट्स में, डोंट्स की अगर बात करें, अगर ऐसे सिम्टम्स कभी भी आपको फील हो घर पे, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या कुछ भी हो, एवरी टाइम यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल, गेट एन ECG डन, पूरा कार्डिक इवैल्यूएशन करवाइए। उसके बाद ही अगर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप घर जा सकते हैं, देन ओनली यू कैन गो टू होम। अदरवाइज वी एडवाइज एंजियोग्राफी फॉर दोस पेशेंट्स। अच्छा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डूज में तो ये है कि आपको हॉस्पिटल जाना है इन एनी केस। और आजकल तो जयपुर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। आप घर से बाहर निकलेंगे, यू विल गेट द हॉस्पिटल। उसके अंदर भी वही सेम सिचुएशन, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कौन घर से बाहर निकले और कौन हॉस्पिटल जाए। सेकेंडली अगर बात करें स्ट्रोक की, स्ट्रोक के अंदर भी सिम्टम्स कुछ ऐसे हैं कि पेशेंट को एकदम से पेशेंट का बोलना बंद हो जाना, जिसे हम एफिजिया बोलते हैं, एकदम से ऑल्टर्ड सा बिहेवियर हो जाना, अजीब सी बातें करना, आंखों से एकदम से दिखना बंद हो जाना, एक साइड का पैरालिसिस हो जाना, ये ऐसे मल्टीपल चीजें हैं जो कि हम नजरअंदाज करते हैं घर पे। दिस कैन बी स्ट्रोक। अच्छा, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, इसीलिए कहते हैं जब भी ऐसे सिम्टम्स हो, यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल, गेट एन MRI और CT स्कैन डन, गेट अ कंसल्टेशन फ्रॉम द न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, कितने टाइप के स्ट्रोक्स होते हैं? आपने ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात करी, तो क्या ब्रेन स्ट्रोक से ही आपके हाथ पैर में जो पैरालिसिस आता है वो आ सकता है? एग्जैक्टली। ब्रेन स्ट्रोक जो है ना, ये बेसिकली दो टाइप का है। अच्छा। या तो ब्रेन में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हुई, जिसे हम बोलते हैं ब्रेन हेमरेज। एक स्ट्रोक होता है जिसमें क्लॉट की वजह से ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं जा पाया, दैट इज इश्केमिक स्ट्रोक। तो दो टाइप ऑफ स्ट्रोक, इश्केमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, जिसके ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दोनों का डिफरेंट होता है। बट ये विदाउट CT स्कैन, विदाउट MRI, यू कैन नॉट डायग्नोस विच टाइप ऑफ स्ट्रोक यू हैव। तो आप जब वो गोल्डन आवर होता है तब आप क्या करते हैं ऐसे पेशेंट्स के साथ? ऐसे पेशेंट्स अगर हमारे पास कोलैप्स आते हैं, या फिर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं बहुत ही कम सिम्टम्स का टाइम है, जैसे हम बोले कि सिर्फ 15 मिनट पहले ही पेशेंट को सिम्टम हुआ है, उस सिचुएशन में हमारे पास 1 घंटा होता है। उस 1 घंटे के अंदर हम पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं। अगर पेशेंट कोलैप्स है, पेशेंट को वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, तो हम पेशेंट को सबसे पहले स्टेबलाइज करते हैं। देन आवर सेकंड स्टेप इज ऑलवेज टू शिफ्ट द पेशेंट टू CT स्कैन और MRI, ताकि हम डायग्नोस कर पाए किस टाइप का स्ट्रोक हुआ है और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली चालू हो। सो वही है, जाते ही स्टेबलाइजेशन ऑफ द पेशेंट एंड देन डायग्नोसिस, एंड आफ्टर गेटिंग द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट यू कैन गेट। हम बात करेंगे डोंट्स के बारे में भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूं शिल्पी और हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन माथुर, MD इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट एट ESCC, और वो हमें बता रहे हैं कि कितने टाइप की इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं जब आप उनके पास पहुंचते हैं और क्या नहीं कर पाएंगे अगर आप उनके पास बहुत लेट पहुंचेंगे। और वो जो गोल्डन आवर होता है 1 आवर, वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस जो 1 घंटा है, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी इमरजेंसी सिचुएशन हुई है, उसके 1 घंटे के अंदर अंदर ट्रीटमेंट ले लें। इसीलिए उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। उसे वेस्ट नहीं करना है और अपना ही इलाज नहीं लगाना है। ये नहीं सोचना है कि तो एसिडिटी होगी या ऐसी जलन होगी, या डायबिटीज़ के पेशेंट्स को ज़्यादा सिम्टम्स अगर हार्ट अटैक के क्लियर नहीं हैं तो भी उन्हें अपने हिसाब से ही इलाज नहीं करते रहना है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आपका जो जयपुर सिटी है
वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड है कि आपके हर कोने पर, हर नुक्कड़ पर आपको एक हॉस्पिटल मिलेगा। आपको बस उस हॉस्पिटल में जाकर चेकअप ज़रूर कराना है। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर ओबेसिटी है, अगर आपको ऐसे सिम्टम्स मिल रहे हैं, और इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से, बीपी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी बातें तो बता दी, आपने डूज बता दिए कि आपको अपने हिसाब से इलाज नहीं लगाना है। और कौन कौन से डूज हैं, और फिर हम डोंट्स के बारे में बात करेंगे। डूज में अगर हम बात करें ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर, ट्रॉमा पेशेंट्स में कई बार होता है, एल्डरली पेशेंट्स हम देखने को मिलता है कि हल्का सा बेड से खड़े हुए बाथरूम तक गए और फॉल होके गिर गए नीचे। ऐसे पेशेंट्स में मोस्टली हम देखते हैं कि ब्रेन इंजरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अब एल्डरली पेशेंट्स हैं, हम सोचते हैं ठीक है सर में हल्का फुल्का सा चोट लगा है, कोई बात नहीं, घर पे वी कैन मैनेज। लेकिन नहीं, हमें देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट्स 2-3 दिन घर पे रह के ड्राउजी हो जाते हैं, डल जिसे हम बोलते हैं। अच्छा। बात कम कर देना। डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स का अगर हम सीटी करवाते हैं हॉस्पिटल तो डेफिनेटली ब्रेन हैमरेज निकलता है। सो डूज तो यही है कि जब भी यू आर इन अ पैनिक सिचुएशन, जब भी आपको मेडिकल इमरजेंसी लग रही है, ऑलवेज गेट अ क्लीन चिट फ्रॉम द हॉस्पिटल कि यू आर एब्सोल्युटली ओके। घर पे खुद को क्लीन चिट देने का कोई यूज नहीं है। और अगर बात करें हम डोंट्स की, डोंट्स में बात करें तो सबसे पहले अगर बात करता हूँ मैं अनकॉन्शियस पेशेंट्स। आपने देखा होगा घर पे बेहोशी आ गई, बेहोश होके नीचे गिर गए, हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं? पानी छिड़कते हैं। और दूसरा स्टेप क्या करते हैं? मुंह में पानी डालते हैं, पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा डोंट है, ये कभी नहीं करना है, नहीं करना है कभी भी। अगर हम अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसको हम पानी पिला रहे हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? पेशेंट को फोर्सफुली मुंह में पानी डाल रहे हैं। पेशेंट तो वैसे अनकॉन्शियस है, तो वो तो स्वेलो नहीं कर पाएगा। तो वो पेशेंट हम बेसिकली उसके मुंह में नहीं, उसके लंग्स में पानी डाल रहे हैं, और इसकी वजह से पेशेंट और निमोनिया में डेवलप हो जाएगा और पेशेंट और सिक हो जाएगा। अच्छा। तो सबसे बड़ा डोंट अगर मैं बोलूंगा तो वो ये है, किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को कभी भी मुंह से ओरली कुछ भी नहीं देना है। अच्छा। सेकंड डोंट की अगर बात करूं मैं, सीजर जिसे हम बोलते हैं, दौरा पड़ जाना, ये भी बहुत कॉमन बीमारी है। अच्छा। जो कि मिलती है हमें। इसके अंदर भी यही है, अगर पेशेंट को घर पे दौरा आ रहा है, पेशेंट के हाथ पे रकड़ गए हैं, पेशेंट को दौरा चल रहा है, उस सिचुएशन में पहली चीज जो हमें नहीं करनी है वो है कि पेशेंट के मुंह में कुछ नहीं डालना है। अच्छा। दूसरी चीज, पेशेंट के हाथ पैर जो हम पकड़ लेते हैं टाइट, कि दौरा रुक जाएगा उससे। अच्छा। तो ये चीज नहीं करनी। अच्छा, वो नहीं रुकेगा, दौरा तो आप उससे नहीं रोक पाओगे। हाँ, लेकिन पकड़ते हैं, मतलब मेरा भी अगर मैं कोई ऐसे पेशेंट को देखूंगी तो मेरा भी इंस्टेंट रिएक्शन यही होगा कि उसको पकड़ो। बट हमें पकड़ना नहीं है। अगर हम उसके हाथ पैरों को पकड़ रहे हैं तो बेसिकली हम उसके टिश्यूज को और रप्चर कर रहे हैं। ओहो। तो बेसिकली ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनको दौरा पड़ रहा है, आपको सिंपल सी चीज करनी है, उसको एक करवट लेके लेटा देना है। ओके। अगर हम करवट देके लेटा देंगे उस पेशेंट को तो क्या होगा, उसके मुंह में जितने भी झाग हैं या फिर हम बोलें जो भी सलाइवा है वो एटलीस्ट उसके लंग्स में नहीं जाएगा। वो मुंह से बाहर निकल जाएगा। तो पहली चीज, अगर आप समझदार हैं तो उसके मुंह में कुछ मत डालिए। दूसरी चीज, पेशेंट को एक करवट के साथ में लेटा दीजिए। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, उस पेशेंट के आसपास कुछ ऐसी चीज आपको लग रही है जिससे पेशेंट खुद को चोट पहुंचा लेगा, वो हटा दीजिए। क्योंकि पेशेंट की सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट है और आप पेशेंट को बचा रहे हैं तो आपकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम ऑलरेडी एक पेशेंट को तो जूझ रहे हैं, अगर आपने कुछ ऐसी अजीब सी चीज करी जिसकी वजह से अब 2 पेशेंट डेवलप हो गए तो उससे भी हमें बचना है। जी 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 जी। सो डोंट्स तो काफी चीजें हैं। तो बेसिक डोंट्स में अगर बात करें तो ये है कि अनकॉन्शियस पेशेंट को प्लीज कभी कुछ मुंह में मत दीजिए। राइट। अच्छा, आपने दौरे की बात की, तो व्हाट आर द रीजंस? आपको क्या लगता है कि पेशेंट के साथ क्या हुआ होगा कि उसको दौरा आ गया, अपार्ट फ्रॉम हेरिडिटरी रीजंस? देखिए, दौरे के मल्टीपल रीजंस हैं। अगर हम मोस्टली दौरे वाले पेशेंट्स के हम MRI करवाते हैं, CT स्कैन करवाते हैं, हो सकता है पेशेंट के ब्रेन में वही स्ट्रोक कुछ हो जो कि ब्रेन में कंप्रेस कर रहा हो ब्रेन को। सो बेसिकली अगर ब्रेन में ट्यूमर भी मिलता है, कई बार छोटे से ट्यूमर होते हैं, जहाँ पे भी ऐसी कोई चीज हुई जो कि ब्रेन को सप्रेस करेगा तो वो सीजर डेवलप करेगा। अच्छा। कुछ पेशेंट्स में विदाउट ब्रेन की कोई पैथोलॉजी के, मतलब कोई ट्यूमर नहीं है, कोई स्ट्रोक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सीजर रहता है। उसके अंदर ये होता है कि पेशेंट की ब्रेन जो है वो हाइपर एक्टिविटी स्टेज के अंदर है। ओके। सो कुछ ज्यादा आपके सेंसेशन डेवलप हो रहे हैं जिसकी वजह से सीजर बन रहा है। अच्छा, ये तो कभी भी कैसे भी हो सकता है? कभी भी हो सकता है। नींद पूरी नहीं होना, अच्छा, ज्यादा स्ट्रेस लेना, ये सब चीजें हैं जो कि हेल्प करती हैं सीजर्स को बढ़ाने में। ओहो। और बुखार में भी कई बार कहते हैं बच्चों को जब तेज बुखार होता है तो सीजर आ जाता है। देखिए, हम इसे टर्म बोलते हैं फेब्राइल सीजर। अच्छा। ये आपके पैदा हुए हुए बच्चे से लेके 5 साल तक के बच्चों के अंदर बहुत ही कॉमन बीमारी है। अच्छा।
क्या होता है, फीवर जब ज्यादा पेशेंट का 102 के ऊपर बढ़ जाता है तो ये फेब्राइल सीजर देखने को मिलता है। बच्चे को एकदम से घर पे दौरा पड़ जाता है, घर वाले एकदम पैनिक कर जाते हैं। लेकिन इसका सिंपल सा अगर तरीका मैं बताऊं, आप पेशेंट के फीवर को, बच्चे के फीवर को 102 के ऊपर मत बढ़ने दो। इसलिए हम कहते हैं अगर बच्चे का बुखार 102 के ऊपर जा रहा है दवाइयाँ देने के बावजूद भी, तो हम पेशेंट के अंदर स्पॉन्जिंग करते हैं जिसे हम बोलते हैं, ताकि टेम्परेचर लो डाउन हो जाए। मोस्टली देखा गया है जिन बच्चों को 102 टेम्परेचर के बाद आने पे दिमागी दौरा जिसे हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर हो जाता है। ये एक बहुत कॉमन चीज है, पर घबराने जैसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे को आगे फ्यूचर में जाके दिक्कत होगी, बट ये एक ऐसी चीज है जो कि 5 साल तक की उम्र तक उसको रीअकर कर सकता है। जब भी बुखार तेज होगा दौरा पड़ सकता है। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक है, बुखार को बढ़ने मत दो और ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन वगैरह टाइम पे लो। ये आप जानते नहीं कि आपने कितनी इम्पोर्टेंट बात बताई है। कितने सारे पेरेंट्स इस इन्फॉर्मेशन के ना होने की वजह से बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कि अरे इसको तो दौरा पड़ रहा है तो जिंदगी भर के लिए हो जाएगा, इसकी शादी कैसे होगी, पढ़ेगा कैसे, डेवलप कैसे होगा, क्या इसका माइंड वर्क करेगा कि नहीं करेगा। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, और एज अ पेरेंट ये होना भी एक स्वाभाविक चीज है। लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा, फेब्राइल सीजर डरने की बिल्कुल बात नहीं है। 5 साल तक ही रहता है ये, उसके बाद नहीं होता है। पर इम्पोर्टेंट ये है कि हमें बार बार दौरा नहीं पड़ने दे रहा है, हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है पेशेंट का, और बुखार ज़्यादा नहीं बढ़े। अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए ताकि फीवर पेशेंट को नहीं हो। राइट, बिल्कुल भी डर नहीं लगता अगर आपके पास जानकारी होती है। आप चक्रव्यूह में घुस भी जाए ना, तो अगर आपको चक्रव्यूह से बाहर निकलना आता है, उसकी जानकारी है, तो आप इजीली सेव हो सकते हैं। तो डर को अगर हटाना है तो जानकारी रखिए। सेहत सबकी में हम यही बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन माथुर, MD इमरजेंसी मेडिसिन, कंसल्टेंट एट ESCC, और वो हमें बता रहे हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं इमरजेंसी में जो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कितने प्रकार की इमरजेंसी होती हैं, क्यों नहीं घबराना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसे प्रोएक्टिव होकर आपको उस सिचुएशन से डील करना चाहिए। और जितना आप एक्टिव होकर थोड़ा समझदारी से उस सिचुएशन से डील करेंगे, उतना ही जल्दी आप उस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। बहुत सारे डॉक्टर साहब ऐसे सिचुएशंस होती हैं जब आप इतना सारा खून देखकर, और ट्रॉमा पेशेंट्स मोस्टली, अगर कोई भी इंसान होगा तो डर जाएगा, उसे नहीं समझ में आएगा उसे क्या करना है, खून है या फिर ऐसी सिचुएशन है जो ऐसा लग रहा है कि हम क्या करें। किसी भी इंसान को नहीं समझ में आता क्या करना चाहिए उस वक्त और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं कहता हूँ ट्रॉमा एक ऐसी चीज़ है जिसको हैंडल करना, उनकी फैमिली को काउंसिल करना एक बहुत डिफिकल्ट काम होता है। इमरजेंसी पे जहाँ पे हम लोग काम करते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट एक वॉर लाइक सिचुएशन होती है हमेशा। व्हेन यू एंटर द डिपार्टमेंट यू हैव टू बूस्ट योरसेल्फ कि मुझे इमरजेंसी में जाना है। यू विल बी सीइंग अ नंबर ऑफ पेशेंट्स विद डिफरेंट डायग्नोसिस एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट वी आर गोइंग थ्रू। सो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो भी पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में आता है, तो ये तो डेफिनेटली चीज़ है कि बहुत काम माइंड से नहीं आता होगा। वो जब भी इमरजेंसी में एंटर करता है तो एक काफ़ी एग्रेसिव मूड में और काफ़ी इमोशनल मूड में आता है कि आप सब चीज़ छोड़ो, पहले हमारा पेशेंट देखो, पहले हमारे मरीज को ठीक करो। उस सिचुएशन में आप एज अ डॉक्टर आपको भी कामली डील करना पड़ता है। अगर आप भी एग्रेसिव हो जाएंगे तो ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी इमरजेंसी में। जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इमरजेंसी में जब हम काम करते हैं तो हमें पेशेंट जो आता है उसको डील करना है, उसका डायग्नोसिस बनाना है, उसे स्टेबलाइज करना है, उसकी फैमिली को काउंसिल भी करना है कि हम सब चीज़ कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, और उस पेशेंट को जान से निकाल के वापस लाना है। सो जब भी ट्रॉमा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हमेशा की बात है, बहुत ही पैनिक मोड में फैमिली आती है ट्रॉमा पेशेंट्स को लेके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रॉमा में हम देखते हैं, वो लोगों को समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। सो अगर हम बात करें आउटसाइड द हॉस्पिटल की, अगर आप रोड पे जा रहे हैं, आपके सामने कोई ट्रॉमा पेशेंट जमीन पे लेटा हुआ है, अब आपको समझ में नहीं आता कि कैसे डील करें, तो एक पहली डूस जो मैं कहूँगा, अगर आप हॉस्पिटल में आउटसाइड द हॉस्पिटल हैं, तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि अगर पेशेंट की ब्लीडिंग हो रही कहीं से, तो उस ब्लीडिंग को एटलीस्ट स्टॉप कीजिए। सो पहला, अगर मैन्योर में बात करूँ, बहुत कॉमन चीज़ है, अगर आपके सामने कोई पेशेंट है या कोई भी इंसान है जो कि बहुत एक पर्टिकुलर पॉइंट से ब्लीड कर रहा है, तो हमारा पहला स्टेप क्या रहता है, हाथ से उसे कंप्रेस कर देना, ब्लीडिंग को रोक देना। ये बिल्कुल सही थेरेपी है। चाहे कोई भी कपड़ा लीजिए, चाहे हाथ लीजिए, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है।
अब आप कह रहे हैं कि कहीं से भी तो किसी भी पार्ट में तो ब्रेन भी आ जाता है, अगर सर से ब्लीडिंग हो रही हो तो क्या करें? हमें इस ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। जो ऑब्वियस हमें ब्लीडिंग दिख रही है उसको तो स्टॉप करना है। अच्छा। तो उसके लिए बेस्ट तरीका हॉस्पिटल के बाहर जो आप कर सकते हो, हॉस्पिटल के बाहर आप सूचरिंग तो कर नहीं सकते हो, टाके लगा नहीं सकते हो, तो आपको मैनुअली अपने हाथ से या फिर अपना हैंकी निकाल के उसको कंप्रेस कर देना है ताकि ब्लीडिंग की वजह से पेशेंट की मौत ना हो। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि हम पेशेंट को एक खुली जगह पे लेके चले जाएं जहाँ पे पेशेंट कंफर्टेबली ब्रीथ कर पाए, ज्यादा खींचातानी नहीं करनी है। तीसरी चीज अगर हम बात करें डोंट्स की, जो ट्रॉमा पेशेंट्स में हमें मोस्ट कॉमन पता होता है, क्या होता है कि पेशेंट्स को सिर्फ हॉस्पिटल तक पहुंचाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पेशेंट को सही सलामत हॉस्पिटल तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डोंट्स में अगर मैं बात करूं कि पेशेंट ट्रॉमा का अगर आपके सामने है उसको अच्छे से हैंडल करना है। हाँ। ऐसा नहीं है कि 4-5 लोगों ने कहीं भी पेशेंट को कैसे भी पकड़ के उठाया और बस किसी तरह गाड़ी में डाल दिया। और ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। देखा गया है कि जितने भी ट्रॉमा पेशेंट्स हैं उनके अंदर मोस्टली सर्वाइकल इंजरी, जिसे मैं बोलता हूँ गर्दन की हड्डी का फ्रैक्चर, अच्छा, ये बहुत मोस्ट कॉमन होता है। अगर हम ऐसे पेशेंट्स को नेक को इमोबिलाइज नहीं करते हैं, मतलब गर्दन को सपोर्ट नहीं देते हैं, ऐसे ही कैसे भी उठा के कार में डाल के ले जाते हैं, तो हमारी इस मिस हैंडलिंग की वजह से भी पेशेंट को पैरालिसिस डेवलप हो जाता है। सो ऐसे पेशेंट्स में मैं कहता हूँ जब भी हो, नेक कुछ पोर्शंस हैं अपनी बॉडी के जिसको आपको अच्छे से स्टेबलाइज करना है। अगर आप सीखे हुए हैं, आपने कोर्स किया हुआ है ट्रॉमा का, तो डेफिनेटली आप उस पेशेंट को बहुत ही अच्छी तरीके से हॉस्पिटल ला सकते हैं। अच्छा। सो गर्दन को सपोर्ट दे के लाना, पेशेंट को अगर लग रहा है कि मुंह में खून भरा हुआ है, सिक्रीशंस भरे हुए हैं, तो उस पेशेंट को टर्न कर देना। अच्छा। ये ऐसी चीज है जिससे आप पेशेंट की जान बचा सकते हो ऑन द स्पॉट। ओके, तो जिससे वो जो सिक्रीशंस हैं वो बाहर निकल जाएंगे। अगर हम सीधे लेटे हुए हैं तो सिक्रीशंस क्या करेंगे, अंदर चले जाएंगे। तो पेशेंट के सांस लेने की नली में चल जाएगा, तो पेशेंट सांस कैसे लेगा। और पेशेंट को अगर हम करवट लेके देंगे तो मुंह में जितना भी इसके ब्लड भरा हुआ है या फिर सिक्रीशंस है वो डेफिनेटली नीचे की तरफ गिर जाएंगे। तो ये एक बेसिक चीजें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि दौरे में भी अपन पेशेंट को करवट लेके एक तरफ कर देते हैं, वैसे ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर भी अगर लग रहा है मुंह में ब्लड भरा हुआ है, पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम पेशेंट को एक तरफ कर पाते हैं। तीसरी चीज एक सीपीआर, जो बहुत कॉमन चीज है, कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन जिसे हम बोलते हैं। अच्छा। चेस्ट को कंप्रेस करके पेशेंट्स की जान बचाना। अच्छा। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे, बसेस में, ट्रेन्स में, रेलवे स्टेशंस पे, आपने देखा पेपर में न्यूज आती है सीपीआर करके जान बचाई गई। तो ये एक बहुत कॉमन चीज है जो मैं कहता हूँ आजकल हर पर्सन को आना चाहिए, हाउ टू परफॉर्म द सीपीआर। लेकिन सीपीआर में भी अगर जैसे कि अगर बॉडी ऐसी मतलब खून निकल रहा है तो आप सीपीआर करोगे तो आपको नहीं लगता, डर नहीं लगता कि अरे इसका कोई और पार्ट टूट ना जाए? या देखिए सीपीआर जो है वो एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। सिर्फ मुंह से खून निकलना, पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, इन सब में सीपीआर नहीं किया जा सकता। अच्छा। सीपीआर एक लास्ट चीज है जिसमें पेशेंट कोलैप्स हो गया है, पल्स बंद हो गई और दिल रुक गया है। अच्छा, तब लास्ट हथियार जिसे हम बोलते हैं वो है सीपीआर। ओके। जब पेशेंट मर ही चुका है तो हमें उसकी जान बचाने के लिए सीपीआर करना है। अच्छा। तो सीपीआर एक ऐसी चीज है, काफी पेशेंट्स हम भी हॉस्पिटल में देखते हैं जो सीपीआर करने के बाद भी रिवाइव कर दिए गए हैं, रिवाइव करने के बाद घर भी चले गए हैं डिस्चार्ज होके। अच्छा। तो सीपीआर एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है, लेकिन हमें आना चाहिए कि कैसे करना है। मैं भी काफ़ी लोगों की, काफ़ी हॉस्पिटल्स में जाके मैं भी ट्रेनिंग लेता हूँ सीपीआर की, और मैंने अराउंड 500 to 1000 डॉक्टर्स को भी, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, यूनानी डॉक्टर्स को मैंने ट्रेन किया है हाउ टू गिव सीपीआर। तो सर अगर ये क्या रेडियो पे ऐसा बताया जा सकता है? देखिए रेडियो में बता सकता हूँ। बेसिकली सीपीआर का तरीका जो मैं बहुत रेडियो पे जो मैं आपको वर्बली बता सकता हूँ वो यही है कि पेशेंट अगर आपके सामने अनरिस्पॉन्सिव है और उसके पल्स नहीं आ रही है, पल्स हम चेक कहाँ कर सकते हैं? गर्दन पे। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा सीआईडी में दया जो है वो पल्स चेक करता है। तो अगर पल्स नहीं है, पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और दिल की धड़कन नहीं चल रही है, तो हमें दोनों हाथों से छाती के बीचों बीच कंप्रेशंस देने हैं। तो छाती दबानी है जिसकी वजह से पल्स वापस आ सकती है। लेकिन ये चीज हम इतना एक्सपर्ट मैं आपको वर्बली नहीं बता सकता, मैं अगर आपको करके दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे लोग। बट ये एक टेम्परेरी चीज है ताकि हम पेशेंट को मरने नहीं दें, हम पेशेंट को तब तक जिंदा रखने की कोशिश करें जब तक हमारे पास एक्सटर्नल हेल्प नहीं आती है। वी हैव ऑलरेडी कॉल्ड द एम्बुलेंस टीम आ रही है, मेडिकल टीम आ रही है, बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हमने हमारी तरफ से कोशिश करी। और ये जानना बहुत जरूरी है, कोशिश करके किसी की जान बचाना बहुत ही ज्यादा हिम्मत का काम है।
और आपको खुद को एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है। वो तो होगा ही, लेकिन ये हिम्मत बहुत मुश्किल से, मैं तो कई बार जैसे एक्सीडेंट्स देखती हूँ, मुझे लगता है कि 5-6 लोग हैं, मैं कोशिश भी करती हूँ, अपने आप को मनाती हूँ कि नहीं आई शुड स्टे, आई शुड स्टॉप, मैं नहीं रुक पाती, मुझे ऐसा लगता है, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, मैं क्या कर पाऊंगी जब 5-6 लोग हैं। मैम अगर मैं बात करूं डर की, डर और एस्केपिज्म जिसे बोलते हैं, हाँ, ये बहुत चीज होती है, चीजें हैं, ये चीज है लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। हाँ। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उस चीज में आगे जाओगे, अगर आपकी उसकी नॉलेज नहीं है तो समझदारी या पीछे ही रहो। हाँ, गलत ट्रीटमेंट से अच्छा है कोई ट्रीटमेंट नहीं देना। आप गलत ना कर दो डॉक्टर के लिए जो सही करना चाह रहा है। राइट। 90.4 रेडियो 7 पर हमें बहुत सारी बातें पता चल रही हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन माथुर, एमडी इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट एट ESCC, जो CPR के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स की भी ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत सारे लोगों की ट्रेनिंग लेते हैं, बताते हैं कि CPR एक ऐसा प्रोसीजर है जो इमरजेंसी में बहुत काम आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। आपको पता होना ही चाहिए, एक नागरिक को पता होना चाहिए कि आप किसी की जान बचा पाएं, उसके लिए आपके पास क्या इनफ जानकारी है, ट्रेनिंग है, तो ये पता होना चाहिए। हमने थोड़ी बहुत बातें तो जानी हैं जितनी रेडियो पे जानी जा सकती हैं CPR के बारे में, थोड़ी सी और बातें जानते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं या ऊपर से नीचे गिरने का इंसिडेंट होता है या फिर बर्न इंसिडेंट्स होते हैं, तब ऐसा भी होता है कि वो जो एक बॉडी पार्ट है वो थोड़ा सा ऐसे लटक सा जाता है। सो हमें उस वक्त हम क्या करें, मतलब ऐसा लगता है कि क्या उस बॉडी पार्ट को I really cannot even say it. राइट। हाँ, तो बताएं क्या करना। देखिए क्या होता है, ट्रॉमा पेशेंट्स जो होते हैं ना, ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर डील करने का एक बहुत ही अच्छा सिनेरियो हम जैसे बोलते हैं ATLS कोर्स एक हमारा होता है, अच्छा, जिसके अंदर ट्रॉमा को कैसे डील करना है वो हम समझते हैं। सो बेसिकली अगर बात करें पेशेंट्स को आते ही हम जो डील करते हैं वो है कि ये हमें पता है कि जो ट्रॉमा पेशेंट है उसको मल्टीपल इंजरीज होंगी, फ्रैक्चर्स भी होंगे, कुछ ऐसी इंजरीज एब्डोमेन में, चेस्ट में हो सकती है जो हमें विजुअलाइज बाहर से नहीं हो रही है पर अंदर पेशेंट ब्लीड कर रहा है। सो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमारा जो फोकस रहता है वो रहता है पहले पेशेंट की जान बचाना। सबसे पहले हम पेशेंट के एयरवे पे जाते हैं, हमें एयरवे सिक्योर करना पड़ता है। हमें लगता है पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि पेशेंट खुद सांस नहीं ले पा रहा है, तो हमारा टारगेट पहले रहता है कि हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे लें, एटलीस्ट पेशेंट की जान बच पाए, पेशेंट सांस तो ले पाए, क्योंकि अगर सांस ही नहीं ले पाएगा तो मैं फ्रैक्चर्स को और अंदर ब्लीडिंग को ठीक करके क्या करूंगा। सो एक स्टेप बाय स्टेप हमें ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर डील करना पड़ता है। आते ही हम पेशेंट को कैनुलास लेते हैं, फ्लूइड देते हैं, मल्टीपल चीजें हम करते हैं, लेकिन पेशेंट की जान बचाना इंपॉर्टेंट है। अच्छा। एक बार पेशेंट का एयरवे सिक्योर हो जाए, पेशेंट सांस ले रहा है, हमें लग रहा है कि नहीं पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर रहा है, देन हम जाते हैं सेकेंडरी इंजरीज पे, जो कि उसके बाद इंपॉर्टेंट है। मोस्टली ब्रेन इंजरीज पेशेंट्स आते हैं बच्चों में, जो एक्चुअली पीडियाट्रिक जो फॉल आते हैं, मोस्टली खेलते खेलते बच्चा छत से गिर गया, मोस्टली हम देखते हैं बच्चों में हेड इंजरीज होती हैं। हाँ। क्योंकि बच्चों का देखा होगा आपने, सर जो होता है वो थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा होता है एज कम्पेयर टू बॉडी। अच्छा। तो बच्चों में पीडियाट्रिक पेशेंट्स में हेड इंजरीज बहुत कॉमन है। उसी में सेम चीज है, वही एयरवे सिक्योर करते हैं, पहले पेशेंट की सांस आनी चाहिए, पेशेंट को पहले लाइव रखने की कोशिश करते हैं, उसके बाद डेफिनेटली विदाउट रेडियोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस हम नहीं पता कर सकते ब्रेन में क्या चल रहा है, तो हम डेफिनेटली विल गो फॉर द CT स्कैन्स, वी हैव न्यूरोसर्जन्स, वी हैव ऑर्थोपेडिशियंस इन आवर हॉस्पिटल। सो हम सबके रेफरेंस लेके एक टीम वर्क की तरह उस ट्रॉमा पेशेंट को डील करते हैं। राइट। तो ये तो हुई ट्रॉमा पेशेंट्स की बात, और हमने हार्ट अटैक के बारे में भी बात करी। अब घर में ही कुछ सिचुएशंस होती हैं और उनमें बड़ा खून सा होता है, लेकिन वो इमरजेंसी सिचुएशंस नहीं मानी जाती, जैसे कि नाक से खून निकलना अक्सर गर्मियों में होता है, लेकिन वो इतना सारा खून निकल जाता है तो बड़ा डर सा लगता है। तो क्या वो इमरजेंसी सिचुएशन में टर्न हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, नाक से खून निकलना जैसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं एपिस्टेक्सिस हो जाना। सो बेसिकली क्या होता है कि नाक से खून निकलने के रीजंस काफी सारे हैं। पहली सबसे कॉमन चीज जो है नेजल ट्रॉमा। अच्छा। जैसे क्या होता है कि आपकी नोज ड्राई पड़ी है बट आपने फिंगर से कुछ ट्रॉमा दिया है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो गई है। अच्छा। दूसरा कॉमन रीजन है बीपी का बड़ा हो जाना, है ना। अच्छा। एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं। बीपी जब ज्यादा हो जाता है तो नाक की नस में से रिसाव होना चालू होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा। तीसरी चीज, पेशेंट की ऑलरेडी पेशेंट कोमॉर्बिड है, लीवर की दिक्कत है, पेशेंट खून पतला करने की मेडिसिन ले रहा है, तो वो थोड़ा सा भी बीपी बढ़ेगा तो पेशेंट को नेजल ब्लीड हो जाता है। अच्छा। तो मल्टीपल रीजंस है। और नाक से खून हो जाए, नक्सीर जिसे हम बोलते हैं, बहुत कॉमन चीज है, हर घर में किसी न किसी को होती ही रहती है। सो इसमें बेसिकली हमें डरना नहीं है,
हमें पहली चीज जो करनी है वो करना है कि हमें लेट जाना है। अच्छा। हमें झुकना नहीं है, लेट जाइए ताकि गर्दन आपकी पीछे रहे बेड से, और जो नोज है उसका फ्रंट पोर्शन जो है उसको प्रेस कर लीजिए अपने फिंगर्स से। अच्छा। कंप्रेशन सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है किसी भी ब्लीडिंग को रोकने। और मुंह में खून चला जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो मुंह में खून क्यों है? अगर आपकी नेजल से ही ब्लीडिंग हो रही है, हाँ। तो वही खून पीछे से चला के आपको ऐसा लगता है उल्टी में खून आ रहा है, हाँ, या फिर कफिंग में खून आ रहा है। हाँ। पर डरना नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक बार ब्लीडिंग रुक गई उसके बाद सब चीज ठीक हो जाएगा। तो कंप्रेसिंग जो घर पे हम कर सकते हैं वो है कि नेजल कंप्रेशन। अपने दोनों फिंगर्स से उस पर्टिकुलर पॉइंट को पिंच करके रखिए और ऐसे लेट जाइए कि ग्रेविटी के हिसाब से खून पीछे की तरफ जाए। अच्छा, और कितने % केसेस में हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एक नक्सीर के केस में भी? देखिए, नक्सीर के केस में अगर हमें लगता है कि पेशेंट ओल्ड एज है, या फिर लगता है नक्सीर पिंचिंग के बावजूद भी, कंप्रेस करने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रही है, अगर अनकंट्रोलेबल कोई सिचुएशन है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई बड़ी पैथोलॉजी छुपी हुई है इसके पीछे। तो हमें डेफिनेटली वी हैव टू कंसल्ट हॉस्पिटल, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज एडल्ट पेशेंट्स में जो देखा गया है वो है बीपी का बड़ा होना। तो ऐसे सिचुएशन में हमें बीपी नापना है और कंट्रोल करना है बीपी को। अच्छा, आपने ये जो बीपी की बात करी, ये भी एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बड़ी इमरजेंसी है। समझ में ही नहीं आता कई बार क्या होता है कि आप बिल्कुल नॉर्मल, आपकी ज़िंदगी में कभी बीपी नहीं हुआ, और क्योंकि घर में पेशेंट्स होते हैं, मतलब घर में बड़े बूढ़े होते हैं और उनके लिए बीपी की मशीन भी होती है कि तो चलो आओ तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है, लाओ तुम्हारा बीपी चेक करते हैं, और पता चलता है 140, 150, 160, 170। कौन से बीपी में डॉक्टर से फटाफट जाके कंसल्ट करना है? नीचे वाला भी बताइए, लो बीपी भी और हाई बीपी भी। देखिए, अगर प्रॉपर स्टैंडर्ड की बात करें तो बुक्स कहती हैं 120 ऊपर का बीपी जिसे सिस्टोलिक बीपी कहते हैं, और 80 नीचे का बीपी जिसे डायस्टोलिक कहते हैं। बट ये एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन में बोलूंगा, जो कि इंडियन पॉपुलेशन में आजकल नहीं देखने को मिल रही है। सो अगर मैं कहूँ 140, 80 भी अगर बीपी है, तो इससे नीचे नीचे बीपी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप थोड़ा प्री हाइपरटेंसिव स्टेट में हो। सेम चीज वर्कआउट, योगा, ये सब आपको हेल्प करेंगे कि आपका बीपी कंट्रोल रहे। लेकिन अगर आपका बीपी 140, 80 के ऊपर जा रहा है, देन डेफिनेटली यू आर हाइपरटेंसिव, यू मे नीड मेडिकेशंस इफ नॉट रिलीव्ड बाय योर लाइफस्टाइल। अच्छा। सो इंडियन में पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो बीपी अगर किसी पेशेंट का बढ़ावा होता है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है कि मेडिसिन आपको लेनी है। इंडियन पॉपुलेशन में घर पे सब डॉक्टर होते हैं, तो देखने को क्या मिलता है, आज मुझे बीपी लग रहा है तो मैं आज मेडिसिन ले लेता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं लोग, मैं अपने घर में देखती हूँ। फिर मुझे लगा परसों बीपी है तो मैंने फिर परसों ले लिया। बट मैं कहूँगा बीपी एक ऐसी चीज है, बीपी की मेडिकेशंस या तो वो चलेंगी या फिर नहीं चलेंगी। या तो आपको लेनी होगी या फिर बिल्कुल मना होगी। अच्छा। ऑन एंड ऑफ बीपी की मेडिसिन लेना मतलब आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, तो उसका रिएक्शन भी नहीं आएगा। अच्छा। तो इसलिए मैं कहता हूँ हर हाइपरटेंसिव पेशेंट को अगर आपको बीपी की मेडिसिन एडवाइस कर रखी है तो या तो आप उसको लो, अगर आपको छोड़ना है तो आप उसको छोड़ दो। अच्छा। लेकिन इर्रेगुलर कभी भी मत लो। जी। क्योंकि अपन को लगता है कि नहीं बीपी कभी कभी बढ़ जाएगा, तो लेकिन अगर बीपी कभी ज्यादा बढ़ गया तो वो ब्रेन हेमरेज में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए बीपी एक ऐसी चीज है, अगर आप टाइम टू टाइम मेडिसिन ले रहे हो तो बीपी भी आपको हेल्प करेगा और कभी भी आपको बॉदर नहीं करेगा। लेकिन आपने जिस दिन मेडिसिन छोड़ दी तो डेफिनेटली आपका बीपी बढ़ने की वजह से या तो आपको एपिस्टेक्सिस हो जाएगा, नाक से खून आ जाएगा, और नहीं तो ब्रेन से ब्लीडिंग होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। राइट। और ये जो लाइनें बोली जाती हैं घरों में आमतौर पर कि ये जो लो बीपी है ना ज्यादा खतरनाक होता है, जो हाई बीपी है ना ये ज्यादा खतरनाक होता है, तो ये जो भ्रांति है इसको प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए, हर चीज एक्सेसिव में मैं कहूँगा वो हमेशा खराब होता है। लो बीपी, ज्यादा लो बीपी भी हो जाना कि बीपी पेशेंट का 60/40 है, तो ये तो कोई नेचुरल नहीं है, और ये नेचुरली पेशेंट का हो भी नहीं सकता। अगर आपका एबनॉर्मल लो बीपी है या एबनॉर्मल हाई बीपी है, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में चल रहा है, तो आपको कंसल्ट करना ही है। 100 बीपी, 160, कुछ पॉपुलेशन में देखा गया है 160 बीपी, 170 होना, दैट इज नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एबनॉर्मली कम है देन डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट। राइट। आपने बहुत सारी बातें बता दी और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ के बारे में, और जितने ज़्यादा टेंशन्स लेते हैं वो कि बीपी या फिर नक्सीर आना या फिर दौरे पड़ना बच्चों में, या ज़्यादा बुखार हो जाना, या फिर जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं वो तो हैं ही, लेकिन बहुत सारी इमरजेंसी सिचुएशंस को आप प्रॉपर नॉलेज की मदद से आप उन्हें टैकल कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे लिसनर्स को जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाहें तो?
मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आपको लगता है कोई अनइजीनेस है या कुछ भी दिक्कत है या कोई भी एबनॉर्मल चीज़ आपकी फैमिली में या आपके सामने या फिर कोई ट्रॉमा पेशेंट आप रोड पे देखते हैं, तो कभी पीछे मत हटिए, अपना समझदारी से उस पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाइए और उसका इलाज करवाइए। घर पे कोई डॉक्टर मत बनिए और घर पे कोई भी घरेलू नुस्खे देने की कोई ज़रूरत नहीं है एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर। When you have the hospitals, you have the facilities, then avail it. Thank you. राइट, ये कितनी अच्छी बात बोली है कि आपके पास फैसिलिटी है, आप उसे अवेल कीजिए, जिससे सही समय पर सही इलाज मिल पाए, जो बहुत ज़रूरी होता है इमरजेंसी सिचुएशंस में। थैंक यू डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमें इतना कुछ बताने के लिए। हमारा एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है और आप ये जो कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं इस रेडियो में आकर और बहुत सारे लिसनर्स को एजुकेट इन्फॉर्म करने की, दिस इज़ ग्रेट वर्क एंड वी थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच मैम। 90.4 रेडियो 7 पर मैं हूँ शिल्पी। सेहत सबकी में ऐसे ही फिर मुलाकात होगी, सेहत के बारे में बात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो 7 सदा आपके साथ। मैं हूँ शिल्पी, नमस्कार।